जब लोकतंत्र का मंदिर ही राजनीतिक अखाड़ा बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। उत्तराखंड में बुलाया गया एक दिन का विधानसभा सत्र क्या सच में जनता के मुद्दों के लिए था या फिर सत्ता के लिए एक सुनियोजित सियासी मंच? लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन क्या बदला? जनता के लिए कुछ या सिर्फ राजनीति के लिए सब कुछ? महिला आरक्षण बिल को लेकर मचे बवाल के बीच भाजपा सरकार ने जनता के पैसे का उपयोग कैसे राजनीतिक फायदे के लिए किया, वो भी सिर्फ विपक्ष की निंदा करने को, उसका उदाहरण उत्तराखंड से बढ़िया कहां मिल सकता है, जहां सरकार ने विपक्ष को कोसने के लिए जनता के लाखों रुपए बस एक ही दिन में स्वाहा कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, तो गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। अब अमूमन विधानसभा सत्र इसलिए बुलाया जाता है कि वहां पर जनता के मुद्दों पर बहस हो और उनका हल ढूंढा जाए। ये एक दिन का सत्र सरकार की तरफ से सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सके, जो कि हो भी गया। भाजपा सरकार ने सिर्फ इस मुद्दे को और हवा देने की कोशिश इस सत्र के माध्यम से की ताकि आने वाले समय में इसका चुनावी फायदा लिया जा सके। राजनीतिक दल होने के नाते हर कोई किसी मुद्दे को हवा देकर चुनावी फायदा लेने की कोशिश करता भी है और इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए सत्र आयोजित करना और लाखों रुपए जनता के टैक्स का बर्बाद करना कितना उचित है। यहां यह भी बताना आवश्यक है कि उत्तराखंड में एक दिन के सत्र को कराने में कम से कम 40 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक का खर्च आता है। सवाल यह है कि इस सत्र में इतने खर्च के बाद भी जनता को आखिर फायदा पहुंचा क्या? सरकार सत्र आयोजित करती है, खूब हंगामा चलता है, विपक्ष सरकार को घेरता है तो सरकार विपक्ष को कोसती है। राजनीतिक दल होने के नाते अपने विरोधियों की निंदा करना आम है, लेकिन उसके लिए जनता के पैसे बर्बाद करना कहां का न्याय है? इस एक दिन के पूरे सत्र की कार्रवाई अगर आप गौर से देखें तो जनता से जुड़ा एक भी मुद्दा सदन में नहीं उठा। अगर किसी विधायक ने कोशिश की भी तो उसे यह कहकर चुप करा दिया गया कि यहां आज सिर्फ महिला आरक्षण पर ही बात होगी, जो कि 2023 में ही 33% महिला आरक्षण के नाम पर केंद्र द्वारा पास किया जा चुका है। बस जरा नींद थोड़ा देर से खुली है। चलो मान भी लिया कि उत्तराखंड सरकार को महिलाओं की इतनी चिंता है कि पूर्व में पास हुए बिल को लेकर ही एक दिवसीय विपक्षी निंदा प्रस्ताव लेकर आना है, उसी मुद्दे पर ही बात होनी है। तो जनाब, तमाम ज्ञानी जनप्रतिनिधियों से एक सवाल तो बनता ही है, क्या राज्य सरकार इस बिल को खुद से लागू कर सकती है? यकीनन नहीं, क्योंकि ऐसे कानून देश की सर्वोच्च सदन से पास होने के बाद लागू होते हैं। तो फिर राज्य सरकार सत्र आयोजित करके करना क्या चाहती थी? सीधा जवाब यही है कि प्रदेश भर में इस मुद्दे को हवा देकर विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाया जाए, मतलब जनता के पैसे से खुद की राजनीति चमकाने की एक नई नवेली कोशिश। क्योंकि इस सत्र से सिर्फ एक ही काम हुआ, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने का। हालांकि यहां यह जानना भी जरूरी है कि महिला आरक्षण बिल पहले ही देश की सर्वोच्च सदन से सर्वसम्मति से पास हो चुका है, जो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून भी बन चुका है। केंद्र सरकार इसमें संशोधन विधेयक लाकर परिसीमन लेकर सीट बढ़ाकर इसको लागू करना चाहती थी, जबकि विपक्ष चाहता है कि जितनी सीट पहले से मौजूद हैं उन्हीं में से महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। और इसी पर दोनों तरफ तलवारें खींची हुई हैं राजनीतिक वाली। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा को पहले से पता था कि इस संशोधन को समर्थन नहीं मिल पाएगा और उसके बाद भी वो जानबूझकर इसको सदन में लेकर आई ताकि इसका विरोध करने वालों को महिला विरोधी होने का नैरेटिव बन सके, जिससे चुनावी राज्यों में फायदा लिया जा सके। यहां एक बात और, क्या पहले से कर्ज में डूबा ये प्रदेश और विधायकों के खर्चे भत्ते उठाने को तैयार है? अगर सीट बढ़ती हैं तो निश्चित ही खर्च भी बढ़ेगा। क्या ये प्रदेश उस बड़े खर्च को वहन करने की स्थिति में है? क्या पहाड़ों में परिसीमन के बाद सीट और नहीं घट जाएंगी? क्या कोई विधायक पहाड़ों में परिसीमन में संख्या नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर बात करने की कोशिश कर पाएगा? क्योंकि भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि नियम के अनुसार ही होगा, और अगर ऐसा ही हुआ तो पहाड़ का प्रतिनिधित्व इस पहाड़ी प्रदेश में ही सिमट कर रह जाएगा। मतलब पहाड़ के नाम पर बने उत्तराखंड के पहाड़ से ही विधायकों की गिनती सीमित होकर रह जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर सियासी फायदा ढूंढ रही भाजपा सरकार से एक सवाल तो बनता ही है, क्या भाजपा 2027 के चुनाव में इन्हीं 70 सीटों में से ही
33% महिलाओं को टिकट देकर विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी, क्योंकि पूर्व में इन्हीं आरक्षण गिनती को देखते हुए 2023 में बिल पास हुआ भी था। यकीन मानिए भाजपा ऐसा भूलकर भी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने पर कई भाजपा के दिग्गजों के ही टिकट कट जाएंगे। अगर सच में भाजपा महिलाओं की इतनी चिंता कर रही है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा 2027 में प्रदेश में कम से कम 20 महिलाओं को टिकट देकर विपक्ष के गाल पर जोरदार राजनीतिक तमाचा मार दे। भला रोका किसने है? अब महिलाओं का भाजपा कितना ध्यान रखती है इसका फैसला 2027 के टिकट वितरण से समझ आ ही जाएगा। लेकिन ये सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी लागू होता है कि वो कितनी महिलाओं का सम्मान करते हैं। खैर, महिला आरक्षण के नाम पर जिस समय सदन में निंदा का खेल चल रहा था, ठीक उसी वक्त प्रदेश की आंगनबाड़ी योजना में कार्यरत महिलाएं अपने हक के लिए धरने पर बैठी हुई थी। पर मजाल है कि निंदा करने वाले सरकार के नेताओं में से कोई बाहर निकला हो और धरने पर पहुंच महिलाओं की सुध लेने की कोशिश की हो। एक दिन का जनता की कमाई से किया गया सत्र खत्म, खेल खत्म। एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसने खूब चर्चा बटोरी। दरअसल सत्र समाप्ति के बाद भाजपा ने प्रदेश के युवा, ऊर्जावान, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालकर विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने का भरसक प्रयास किया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम कद्दावर मंत्री, विधायक और नेताओं ने भाग लिया। लेकिन किसी सलाहकार की सलाह ने सब गुड़ गोबर करके रख दिया। कारण साफ, क्योंकि इस जुलूस से ज्यादा चर्चा बटोरी भाजपा की नकली मशालों ने, जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपाई झंडा लहरा दिया। देश के लगभग कई हिस्सों से नकली मशालों को लेकर तरह तरह के कमेंट का सामना भाजपा को करना पड़ा। कुल मिलाकर भाजपा को सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा, वो भी किसी अति पढ़े लिखे सलाहकार की बदौलत। यकीनन लगातार सरकार की किरकिरी करवा रहे ऐसे ज्ञानी सलाहकारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विशेष ध्यान देने की जरूरत तो है ही। खैर, मुसीबत एक नहीं बल्कि और भी कई मुवाएं खड़ी हैं। भाजपा के अपने ही बड़े नेतागण उत्तराखंड की अपनी ही भाजपा सरकार पर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं वो सोचनीय है। ये नेतागण अब सीधा देश के प्रधानमंत्री से सब कुछ ठीक करने की विनती कर रहे हैं। एक बात जो साफ दिखाई देती है वो है भाजपा में अंदर खाने एक बड़ी खींचतान जारी है। जिस तरह से बार बार अरविंद पांडे की घेराबंदी की जा रही है, ये भाजपा के लिए अच्छा संकेत तो नहीं है। सवाल यही है कि आखिर भाजपा में वो कौन है जो अरविंद पांडे को निपटाना चाहता है। पहले अरविंद पांडे, फिर उनके पुत्र और अब उनसे जुड़े भाजपा कार्यकर्ता भी निशाने पर हैं। प्रतीत ये हो रहा है कि भाजपा का एक बड़ा धड़ा पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे को पूरी तरह से निपटाना चाहता है। सवाल ये भी उठता है कि भाजपा की सरकार में ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को निशाने पर लेना क्या भाजपा की अंदरूनी राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है? आखिर क्यों अरविंद पांडे की सुनवाई अपनी ही राज्य सरकार में नहीं हो रही? क्या अरविंद पांडे इतने निराश हो चले हैं कि अब वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सब कुछ संभालने को कहने को मजबूर हो चले हैं? खैर, इस वीडियो संदेश की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक चिट्ठी ने, जो कि सोशल मीडिया पर तैर रही है, उसने एक और बड़ी मुश्किल मुख्यमंत्री धामी के लिए खड़ी कर दी। इस चिट्ठी की सत्यता की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन अगर इसमें लेश मात्र भी सच्चाई है तो ये एक गंभीर विषय है जिस पर अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चिट्ठी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। गणेश गोदियाल के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश देखना सुनना भी जरूरी है, क्योंकि कारण साफ है कि चिट्ठी के माध्यम से हत्या करवाने जैसे प्रश्न भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। पत्र में लिखा है सेवा में फला फला, मतलब उसको तो काला कर दिया गया है। लिखा है, महोदय, राष्ट्र निर्माण और जन जन के उन्नयन के लिए आपका समय कीमती है और तुलनात्मक हमारे विषय बहुत छोटे हैं। आपको अपने विषय बताकर कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, परंतु विगत 4 साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए जा रहे लगातार षड्यंत्रों और उपेक्षा से व्यथित हूँ, इसलिए आपको अपनी पीड़ा बता रहा हूँ। इसका जो पहला सेंटेंस है, वाक्य है कि राष्ट्र निर्माण और जन जन के उन्नयन के लिए आपका समय कीमती है, तो आप समझ सकते हैं कि पत्र किसको लिखा गया है। आगे लिखते हैं, महोदय, कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए गए मेरे उत्पीड़न को
पूर्व में 12 जनवरी 2026 भी आपको ईमेल के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया है कि एसएसपी के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को मेरे पुत्र को धमकाया गया तथा राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करने की धमकी के साथ मुख्यमंत्री जी से जबरन हाथ मिलाने के लिए विवश किया गया। ये आरोप यदि सत्य है तो ये आरोप हमारे उन आरोपों की पुष्टि करता है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक हितों की साधना के लिए यहाँ के बड़े अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि इस प्रदेश के बड़े अधिकारी उनके इस काम में बखूबी उपयोग होना है। मैंने तो नाम लेकर, पुलिस के कुछ लोगों के नाम लेकर मैंने कहा कि पुलिस के ये अधिकारी मुख्यमंत्री के राजनीतिक कामों में उपयोग हो रहे हैं। इस बात ये जो इनका पत्र है, इस बात से ये प्रमाणित होता है कि बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के हितों की रक्षा करने के लिए उनके राजनीतिक कामों में उपयोग हो रहे हैं। यहां ये याद रहे कि अरविंद पांडे उधम सिंह नगर में एक बड़े और मजबूत नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। गदरपुर से लेकर जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। प्रतीत होता है कि भाजपा का एक विशेष प्रायोजित धड़ा उनका यही वर्चस्व तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे इस बात की तरफ इशारा होता है कि 2027 में कुछ खास भाजपाई पांडे का टिकट काटने की तैयारी में लग चुके हैं और अगर ऐसा करने में विशेष भाजपाई सेना कामयाब हो पाई तो भाजपा को तराई के उधम सिंह नगर जिले की कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना बस इतना भर बाकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चल रही इस उथल पुथल पर संज्ञान लेंगे भी या नहीं, क्योंकि पांडे पहले भाजपाई नेता नहीं हैं जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कतार बड़ी लंबी है ऐसे नेताओं की जो लगातार अपनी सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो पांडे हों, पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय हों, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में डीडी हाट से वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चुफाल हों, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी हो या फिर अन्य। अब चूंकि कतार ऐसे नेताओं की लंबी है इसलिए सभी के नाम लिखना संभव नहीं। अब भाजपा की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस सवाल का जवाब भले भविष्य के गर्भ में हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास शायद है ही नहीं। इस प्रदेश में सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो सिर्फ हालात जो हमेशा जस के तस बने रहते हैं। मंत्री भले बदले, बस हालात नहीं बदलेंगे। बीते दिनों आई शिक्षा विभाग से जुड़ी ये खबर ही देख लीजिए, जहां प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। राज्य के 275 सरकारी स्कूल आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। तेज गर्मी में इसका सीधा असर बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों पर पड़ रहा है। कई जगह पर हालात ऐसे हैं कि बच्चों के लिए कक्षा में बैठना तक मुश्किल हो रहा है। इससे लू लगने और बीमार होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे अभिभावक और बच्चे दोनों चिंतित हैं। इसमें सबसे अधिक प्रभावित पौड़ी जिला है, जहां 66 स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है, लेकिन इस बार दोषी शिक्षा विभाग से कहीं अधिक ऊर्जा विभाग दिखाई देता है। अल्मोड़ा में 58, बागेश्वर में 14, चमोली में 9, देहरादून में 6, नैनीताल में 54, पिथौरागढ़ में 43, टिहरी गढ़वाल में 17 और उत्तरकाशी जिले के 8 प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में बिजली नहीं है। यह आंकड़ा बताता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा बताते हैं कि पहाड़ के कई स्कूलों में पंखे तो दूर, बिजली की लाइन तक नहीं है। प्रदेश के कई सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में गर्मी में पीने के पानी की भी समस्या बनी है। शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 191 स्कूल पेयजल विहीन हैं। इसमें सबसे अधिक 89 स्कूल पिथौरागढ़ जिले के हैं, जबकि अल्मोड़ा के 15, चंपावत के 13, देहरादून के 7, नैनीताल के 43, पौड़ी के 15, रुद्रप्रयाग के 2, टिहरी का 1 और उत्तरकाशी के 6 स्कूल पेयजल विहीन हैं। इन हालातों में सरकार कह रही है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। अब सरकार को कौन बताए कि स्कूल पढ़ने के लिए होते हैं, ना कि स्वास्थ्य खराब करने के लिए।
अब यहाँ जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात है वो ये कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग की कमान स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ही है। ऐसे में क्या विभागीय मंत्री होने के नाते ये उनका दोष नहीं? क्या प्रदेश के मुखिया होने के नाते ये उनका कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं कि बिजली की कमी की वजह से बच्चों को ये दिन न देखने पड़े? क्या पेयजल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं कि जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, या फिर सारा ठीकरा बस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के जिम्मे ही फोड़ना है? शिक्षक संघ की बात अगर सही है तो क्या ये ऊर्जा विभाग का दोष नहीं कि कई स्कूलों तक बिजली की लाइन ही नहीं पहुंच पाई? सिर्फ विपक्षी निंदा प्रस्ताव पारित करने से कुछ होने वाला नहीं। जरूरी है बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हीं बच्चों के कंधों पर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी होने वाली है। खैर, ये नेता मंत्री तो ध्यान देने से रहे, पर हम थोड़ा दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की तरफ नजर डाले चलते हैं। कुछ दिन पूर्व में हुए देहरादून के चर्चित रोमियो लेन बार विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस विभाग के 3 आला अधिकारियों से जुड़े इस मसले पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और आईजी और एसएसपी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली गई। पुलिस मुख्यालय के संज्ञान लेने के बाद रोमियो लेन बार विवाद में नया मोड़ आ गया। दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद विवाद की असली तस्वीर सामने आने की उम्मीद है, बशर्ते कि तथ्य न छुपाए जाएं। दरअसल बीते रोज देर रात रोमियो लेन बार के बाहर झगड़े की सूचना पर एसपी प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान तय समय सीमा के बाद भी बार के खुले रहने पर एसपी ने बार संचालकों को हड़काया। जिस समय यह सब चल रहा था उसी समय आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप भी बार में मौजूद थे। चर्चा है कि आईजी ने मौके पर ही एसपी को आड़े हाथों ले लिया और सख्ती को लेकर ऐतराज जताया। मामला बढ़ता देख आईजी राजीव स्वरूप भी बार से निकल गए। उनके मुताबिक वो अपने परिजनों के साथ डिनर के लिए वहां पहुंचे थे। खैर, थोड़ी देर के पश्चात देहरादून एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल भी मौके पर पहुंच गए। देर रात बार खुला रखने पर बार संचालक को गंभीर चेतावनी दे डाली। रात लगभग 1 बजे तक यह विवाद चलता रहा। नियमों का उल्लंघन कर शराब पीने पिलाने पर आवश्यक कार्रवाई की अपुष्ट खबरें भी सामने आईं, लेकिन पहले से ही विवादों में रहे रोमियो लेन बार के देर तक खुले रहने पर आबकारी विभाग की ओर से तत्काल लाइसेंस निलंबन आदि कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। गर्मा गर्मी के दौरान आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे या नहीं, यह भी साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल, इस घटना के बाद सोशल मीडिया में आईजी राजीव स्वरूप की बार में देर रात मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक दल व संगठनों के अलावा आम जनता भी जमकर भड़ास निकाल रही है। यही नहीं, रोमियो लेन बार की पुरानी कुंडली और बड़े लोगों के आशीर्वाद की कहानी भी चटकारे लेकर सुनाई जा रही है। चर्चा ये भी है कि इस रोमियो लेन बार में बड़े लोगों की भी हिस्सेदारी होने के संकेत हैं। खैर, कानून व्यवस्था व नियमों के उल्लंघन से जुड़े इस मामले में आबकारी विभाग ने रोमियो बार के खिलाफ क्या कार्रवाई की, अभी इसका इंतजार है। इन सब के बीच इंतजार उस रिपोर्ट का भी है जो आईजी और एसएसपी से मांगी गई है। आईजी के कथन के मुताबिक वो पारिवारिक डिनर के लिए गए थे, जो उनका विशेषाधिकार है, और एसएसपी देहरादून कानून व्यवस्था के अनुपालन के लिए। अब नजरें टिकी हैं सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य तथ्यों पर। दिलचस्प बात यहाँ यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी क्या इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेंगे, क्योंकि पूर्व में हुई ब्रिगेडियर जोशी की मौत के बाद उठे सवालों के बाद खुद सीएम ने ही पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि बार और पब तय समय पर बंद होने चाहिए। देहरादून के पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल द्वारा शहर को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में किया जा रहा प्रयास निसंदेह सराहनीय है। इस मामले में भी उनकी खूब सराहना हो रही है। उनकी प्रतिबद्धता और सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखती भी है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां भीड़ प्रबंधन और युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार चुनौती बने हुए हैं। लेकिन कुछ सोर्स वाले थानेदार जो बड़े मंत्री विधायकों की सिफारिश पर थानेदार पद पर काबिज हो जाते हैं, वो पुलिस के अच्छे कामों का मटियामेट करके रख देते हैं। नहीं तो बिना थानेदार की जानकारी के आखिरकार बार और शराब परोसते क्लब देर रात तक खुले रहे, तो क्या उस समय थानेदार साहेब झक मार रहे थे? खैर, कुछ मटियामेट करने वाले हैं तो कुछ नाम भी रोशन कर जाते हैं। ऐसे ही मामले में प्रेमनगर थाने को एक लूट की सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए की लूट के बाद कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गोली मारकर भाग खड़े हुए। तुरंत मौके पर एसएचओ नरेश सिंह राठौड़ मय पुलिस बल वहां पहुंचे। बदमाशों का पीछा किया गया, जिसके बाद बदमाशों की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें 2 गोली पुलिस इंस्पेक्टर राठौड़ को लगी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ
गंभीर रूप से घायल इंस्पेक्टर राठौड़ हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि मारे गए आरोपी के परिजनों ने इस पर संदेह व्यक्त किया है, जिसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच हरिद्वार पुलिस को सौंपने की बात सामने आई है। खैर, वापस बार वाले मामले की तरफ लौटें तो आबकारी और कानून व्यवस्था दोनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधीन है। अब वो अपने नकारा विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे या आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये सो कॉल्ड बार यूं ही पूरी रात नशा परोसते रहेंगे, बस यही देखना बाकी है। वीडियो के अंत में बाबा केदार के दर पर आपको लिए चलते हैं, जहां बाबा केदार की यात्रा शुरू हो चुकी है। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने यात्रा को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया था कि यहां कोई रील नहीं बना सकेगा, मंदिर में मोबाइल ले जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। लेकिन उनके इस आदेश को गायक कैलाश खेर ने ही आईना दिखा दिया है। सवाल यह है कि क्या आम लोगों के लिए ही ये नियम बना है और वीआईपी के लिए छूट है? एक और बात, इसी वीआईपी गेट को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के खिलाफ केदारनाथ प्रांगण में ही तीर्थ पुरोहितों के द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। मतलब साफ है कि भगवान के द्वार पर भी हैसियत देखकर पूजा पाठ और नियम कानून बनाए गए हैं। मतलब भगवान का दर भी इससे अछूता नहीं है। वैसे वीआईपी से याद आया कि देश विदेश के चर्चित उद्योगपति जिन्होंने बेहद तेज गति से धन वर्षा का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, उन्होंने भी परिवार सहित बाबा केदार के दर्शन पूरे वीआईपी रीति रिवाज से कर लिए हैं। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।